कॉलेजी का सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट, एंटी अल्सर ड्रग्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्सर्स होते क्या हैं। अल्सर्स होते हैं छाले। तो पेप्टिक अल्सर्स हमने पढ़ने हैं। तो पेप्टिक अल्सर मतलब जीआईटी में सौर हो जाना, छाले हो जाना, ठीक है। तो इसकी इटियोलॉजी जो हम ये कह सकते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये किस वजह से होता है। इसमें क्या है कि इम्बैलेंस हो जाते हैं एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर्स, ठीक है। अब एग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स क्या हैं। एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं जैसे एसिड, पेप्सिन, वाइल और एच पाइलोरिक। एच पाइलोरिक क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक में होता है। उसके बाद डिफेंसिव फैक्टर्स में है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में, अग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स के बारे में जो भी ये हैं एसिड, पेप्सिन, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड। अब हमारे स्टमक में एसिड की सिक्रीशन होती है। कौन सा एसिड सिक्रीट होता है, HCl, ठीक है, या फिर इसे हम डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। और ये जनरल नॉलेज के लिए अपने कि एक दिन में 2.5 लीटर HCl जो है वो सिक्रीट होता है हमारे स्टमक से। और स्टमक के कौन से सेल्स जो हैं वो HCl रिलीज़ करते हैं, वो है पैराइटल सेल्स। उसके बाद में है जो HCl है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है हमारे फूड की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हमें पता चल गया कि HCl की सिक्रीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। फूड की ब्रेक डाउन होगी तभी आगे जाके उसकी एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है ना। उसके बाद में है कि अगर HCl जो है वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होगा तो उसके वजह से क्या होगा, वो जो है वो अग्रेसिव फैक्टर बन जाएगा। HCl यहाँ हमें पता चल रहा है कि HCl की सिक्रीशन ज़रूरी है फूड के ब्रेक डाउन के लिए, बट वो क्या है, पेप्टिक अल्सर्स के लिए क्या है, एक कॉज भी है। और कौन सा एग्रेसिव फैक्टर है, और एग्रेसिव फैक्टर कैसे है, वो इसलिए है कि अगर HCl जो है वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है तो वो क्या करता है, हमारी GIT में क्या करेगा, अल्सर्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद सेकंड है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एंजाइम होती है, कौन सी, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन्स, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करती है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। प्रोटीन्स ब्रेक होके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रेक होके, ताकि आगे इनकी जो डाइजेशन है वो आसान हो पाए, ईज़िली हो पाए। उसके बाद में इसमें भी क्या, ये भी एग्रेसिव फैक्टर है ना। तो क्या है, अगर ये HCl की तरह अगर पेप्सिन भी लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो तो वो क्या करती है, अल्सर्स को कॉज करती है। नेक्स्ट हमारा एग्रेसिव फैक्टर है H पाइलोरिक, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक भी बोलते हैं। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और सबसे पहले वेरेन और वेरे ने सबसे पहले तो 1989 में H पाइलोरी की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है ना। बट इन्होंने जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि H पाइलोरी जो है वो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, बट वो कंफर्म नहीं कर पाया था इस चीज़ को। तो 2005 में वेरेन और वेरे ने कंफर्म किया था कि H पाइलोरी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर। उसके बाद में डिफेंसिव फैक्टर्स जो हैं वो पेप्टिक अल्सर्स के केस में बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल कब तक हैं, ये भी जब तक क्या होगा, ऑप्टिमम अमाउंट में, ना तो ज़्यादा और ना तो कम सिक्रीशन होगी इनकी। नाम से पता चल रहा है डिफेंसिव, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, एग्रेसिवनेस से क्या करते हैं, बचाते हैं हमारे ऑर्गन्स को, इसलिए इनका नाम क्या है, डिफेंसिव। अब डिफेंसिव फैक्टर्स में क्या क्या था, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बाइकार्बोनेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा समझाने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ। सपोज़
गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सपोज कर लो ये हमारी जीआईटी है, ये जो कवर है, ठीक है, ये हमारी जीआईटी है और ये उसके ऊपर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो डिफेंसिव फैक्टर्स के केस में क्या है, ये क्या कर रही है, हमारे जीआईटी को बचा के रख रही है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है जीआईटी को। बट इन केस अगर जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो ब्रेक हो जाए, तो जब एसिड का अटैक होगा जीआईटी में, HCl जो सिक्रीट होगा वो क्या करेगा, पहले एसिड अटैक हुआ, जब तक गैस्ट्रिक म्यूकोसा थी जीआईटी को कोई हार्म नहीं होगा। बट अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, जो हमारी जीआईटी है वो हार्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्हीं की वजह से जो अल्सर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो क्या करती है, प्रिवेंट करके रखती है हमारी जीआईटी को, ठीक है। बट अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो जाए तो ये क्या करते हैं, जी जो HCl मतलब जो भी एग्रेसिव फैक्टर्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनसे नहीं बचा के रख पाएगी हमारी जीआईटी को। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स की क्या फॉर्म्स हैं, ये मेनली 3 फॉर्म्स का होता है, ड्यूडेनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स और नेसेट्स। नेसेट्स में क्या है, मैं पहले ये बता देती हूँ, नेसेट्स क्या है, नेसेट्स ड्रग्स होती हैं, है ना, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट कर देते हैं COX-1 और COX-2 एंजाइम को। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं ना नेसेट्स। तो ये क्या करती हैं, इनकी एक ड्रॉबैक है, एडवर्स इफ़ेक्ट है कि ये क्या करती हैं, अल्सर्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर हो गए। बट ये दोनों क्या है, इसके लिए ये जो अल्सर्स हैं इसके लिए क्या हम खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। बट ये जो अल्सर्स हैं, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, ये एग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स में इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकते हैं। तो ड्यूडेनल नाम से पता चल रहा है, अल्सर इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, ये हमारा स्टमक है और यहाँ से लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट हो जाता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। तो अगर ड्यूडेनम में अल्सर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनल अल्सर। उसके बाद में है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर हम तब बोलेंगे जब स्टमक के अंदर अल्सर होगा। अब इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ड्यूडेनल अल्सर है इस केस में क्या होता है, एसिड की सिक्रीशन हाई हो जाती है, मतलब जो एग्रेसिव फैक्टर है उसकी सिक्रीशन हाई हो जाती है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है मतलब HCl जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल ही रहेगी, बट डिफेंसिव फैक्टर जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हो गए तो अल्सर ही प्रोड्यूस होंगे ना उस वजह से भी। अब HCl जो है वो उतना ही सिक्रीट हो रहा है, बट अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो प्रोडक्शन ही प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, जो HCl है वो हार्म करेगा हमारे जीआईटी को, हमारे स्टमक को। और इस केस में एसिड की सिक्रीशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिफेंसिव फैक्टर्स हैं वो उस एग्रेसिव फैक्टर्स के अगेंस्ट जो हैं वो वर्क नहीं कर पाते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से अल्सर्स होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ना है कि जो HCl है उसकी सिक्रीशन कैसे रेगुलेट हो पाती है। तो इसके रेगुलेशन के 3 कारण हैं। एक तो वेगस पाथवे की वजह से रेगुलेट होती है HCl की सिक्रीशन, और आगे है गैस्ट्रिन पाथवे और लोकल हिस्टामिन। सबसे पहले वेगस पाथवे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेगस क्या है, ठीक है ना। अब हमारे जो नर्व्स हैं, कौन कौन सी ब्रेन में कौन सी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में, और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं, ठीक है। क्रेनियल नाम से पता चल रहा है ये दोनों नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल नर्व्स हमारे कहाँ पे होती हैं, स्कल वाली रीजन को छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट में, ठीक है। और क्रेनियल वाली स्कल में मतलब ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ये वाली नर्व्स, 12 होती हैं।
ये हैं तो ब्रेन की नर्व्स, बट इनमें से एक नर्व ऐसी होती है जो कहाँ जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो ब्रेन के सिग्नल्स बॉडी को देती है, बॉडी के सिग्नल्स ब्रेन को, ठीक है। तो वो कौन सी नर्व होती है? वेगस। तो वेगस पाथ, अब हमने अगर खाना खाया तो ब्रेन जो है, ब्रेन के पास वेगस नर्व जो है वो सिग्नल भेजती है कि हाँ अब स्टमक में खाना आ गया, अब ब्रेक डाउन होगी, ठीक है ना। ये सारे जो, तो वेगस जो है वो है तो क्रेनियल नर्व, बट क्या कर रही है, सिक्रीशन ऑफ HCl को भी रेगुलेट कर रही है। तो मतलब HCl की सिक्रीशन जो है वो किससे रेगुलेट हो रही है? वेगस नर्व से। उसके बाद सेकंड है गैस्ट्रिन पाथवे। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? सिक्रीशन ऑफ HCl की सिक्रीशन आगे क्या करती है? ब्रेक डाउन फूड की। और ये किसके लिए? डाइजेशन के लिए। फूड का ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद में डाइजेशन होगी, तो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिन पाथवे। उसके बाद में है लोकल हिस्टामिन, ठीक है। लोकल हिस्टामिन क्या है? जो हिस्टामिन जो है वो क्या करता है, अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके एसिड के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब जो हमने 3 पाथवे पढ़े, ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ATPase क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। तो ये जो तीनों पाथवे हैं, वेगस पाथवे, गैस्ट्रिन पाथवे और लोकल हिस्टामिन, ये तीनों मिलके प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। प्रोटॉन पंप की एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा गैस्ट्रिक ल्यूमन है, गैस्ट्रिक ल्यूमन क्या हो गया, GIT ऐसे हो गया ना, और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये बाहर लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज और ये अंदर स्मॉल, ये स्टमक, ठीक है। तो ये क्या ल्यूमन, क्या मतलब कि ये एक तरह की पाइप ही होती है ना, GIT है ना। तो ये ल्यूमन हो गया कि जैसे ये पेन है, अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये क्या, ये रीज़न गैस्ट्रिक ल्यूमन, ठीक है। ये क्या करती है, H पॉजिटिव को रिलीज़ करती है GIT के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव को, इसको प्रोटॉन पंप बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, H पॉजिटिव की सिक्रीशन करती है गैस्ट्रिक ल्यूमन में, ठीक है। उसके बाद में ये जो H पॉजिटिव ल्यूमन के अंदर रिलीज़ हुए प्रोटॉन पंप की वजह से, वो क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ जाके कंबाइन होंगे। अब ये क्लोरीन कहाँ से एक्सक्रीट हो रहे हैं, हमारे प्लाज्मा से, ठीक है। तो दोनों मिलके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके HCl बनाते हैं। उसके बाद में रिस्क फैक्टर्स। अब हमने कॉजेज़ तो पढ़ लिए, एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि अगर कौन कौन से, अल्कोहल, डाइट, एम्प्टी स्टमक, अल्कोहल की ज़्यादा कंजप्शन की वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, डाइट भी इफ़ेक्ट करती है, और उसके बाद एम्प्टी स्टमक। डाइट क्या आ गया, बंदे का लाइफस्टाइल, कि कैसा खाना खा रहा है वो। ये सारा था पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब एंटी अल्सर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।